अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछली लैब में देखा था कि कैसे हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को टाइम डोमेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। आज की लैब में हम देखेंगे कि हमने जो टाइम डोमेन सिग्नल्स हैं उनको हम कैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आप लोग थ्योरी में पढ़ चुके हुए हैं कि किसी भी टाइम डोमेन सीक्वेंस को, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस को जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हो तो उसके लिए 3-4 प्रोसेसेस हैं, जिसमें से एक डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अगर डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म पे बात हो तो एक्स ऑफ ई जे ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सम लेते हैं हम। एक्स ऑफ एन हमारे पास ओरिजिनल टाइम सीक्वेंस है एक्स ऑफ एन, और ई माइनस जे ओमेगा एन के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और हम इसका एब्सोल्यूट सम लेते हैं, तो आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। तो एक्स ऑफ एन आपके पास ओरिजिनल टाइम डोमेन सिग्नल है, और जब आप इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन लेते हो तो उसको आप एक्स ऑफ ई जे ओमेगा कहते हो। एक्स ऑफ ई जे ओमेगा कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट होता है। इन जनरल आपके पास एक्स ऑफ ई जे ओमेगा दो पार्ट्स में होता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। जब भी डीटीएफटी आप किसी भी सीक्वेंस का लोगे तो आपको रिजल्ट में एक कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स मिलेगा। उस कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स में हम लोग उसका रियल और मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स अलग अलग देखेंगे। इसके बाद हम मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की बात करते हैं कि आप डी टी एफ टी जब हम लेते हैं, डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म हम लेते हैं, हम उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और उसका फेज रिस्पॉन्स अलग अलग देखते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स या एब्सोल्यूट रिस्पॉन्स, इसको एब्सोल्यूट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है, ये मैग्नीट्यूड फंक्शन है, और थीटा ऑफ ओमेगा इसका फेज रिस्पॉन्स होगा। ये सारी चीजें हम लोग मैटलैब में कैसे फाइंड आउट करते हैं हम ये थोड़ी देर में देखते हैं। इसी तरह डीटीएफटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि डीटीएफटी एक्स ऑफ ई जे ओमेगा इज पीरियोडिक एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ ओमेगा इन पीरियड पाई। तो डीटीएफटी आपके पास हमेशा पीरियोडिक फंक्शन होगा 2 पाई के ऊपर। फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ई जे ओमेगा एक सीक्वेंस का तब एग्जिस्ट करेगा अगर वो सिस्टम एब्सोल्युटली समेबल है। अगर वो एब्सोल्युटली समेबल नहीं है तो आप उसका एक्स ऑफ ई जे ओमेगा फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, मींस आप उसका डीटीएफटी ट्रांसफॉर्म नहीं फाइंड कर सकते। ऐसे सिस्टम्स के लिए हम लोगों को जी ट्रांसफॉर्म की तरफ जाना पड़ता है। और अगर हम इनवर्स सिग्नल की तरफ बात करें, अगर दोबारा हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन की तरफ आना है तो इसी एक्स ऑफ ई जे ओमेगा को हम इंटीग्रेट करते हैं माइनस पाई ओवर पाई पे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई जे ओमेगा एंड डी ओमेगा। इंटीग्रल के अंदर का पार्ट ये होगा और इंटीग्रल के बाहर आप इसको 1/2 पाई से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास ओरिजिनल टाइम सीक्वेंस वापस आ जाता है। इसी तरह आपके पास इसकी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। जो पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है कि अगर आप टाइम डोमेन में किसी सिग्नल को एन नॉट पे शिफ्ट करते हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर उसको ई जे ओमेगा एन नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म होगा। अगर एक जी ऑफ एन है, उसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म जी ऑफ ई जे ओमेगा है, जी ऑफ एन को आप टाइम शिफ्ट देते हो माइनस एन नॉट का, तो आप फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर उसे ई जे ओमेगा एन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रिस्पॉन्स आएगा जो इसका इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें तो उसका रिस्पॉन्स और इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल सेम होगा। मींस कि अगर मेरे पास किसी जी ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो मुझे दोबारा उसका जी ऑफ एन माइनस एन नॉट के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, मुझे जस्ट उस फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ ई जे ओमेगा एन नॉट को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास जी ऑफ एन ओरिजिनल टाइम सीक्वेंस है, जी ऑफ ई जे ओमेगा उसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट देते हो, ओमेगा नॉट का शिफ्ट देते हो, तो आप टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर उसको जस्ट ई जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एक्सपोनेंट ई जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वही रिस्पॉन्स आएगा जो इसका
फोरियर ट्रांसफॉर्म का इसका DTFT का रिस्पॉन्स आएगा। इसी तरह फिर कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप टाइम डोमेन में दो सीक्वेंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम डोमेन में दो सीक्वेंसेस को आप कन्वॉल्व करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उन्हीं के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करें तो सेम वही रिजल्ट आएगा जो इनके कन्वोल्यूशन से आएगा। इसी तरह टाइम रिवर्सल सीक्वेंस है g(-n) है। अगर आपने एक सिग्नल को फ्लिप किया है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका रिस्पॉन्स उसको आपने g(e-j) के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सेम वही रिजल्ट जनरेट होगा जो g(-n) का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म लेने से होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म से मतलब वही है कि आप डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं। जिस तरह अब हम इसको मैटलैब में रिप्रेजेंट कर मैटलैब के अंदर इसको देखते हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म हम निकालते हैं। मेरे पास एक सिस्टम है जिसका नॉमिनेटर के कोफिशिएंट 2 और 1 है और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट 1 और -0.6 है। इससे पहले वाली लैब में हम लोगों ने देखा था कि हम एक सिस्टम को कैसे मैटलैब के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग देयर कोफिशिएंट्स ऑफ नॉमिनेटर एंड कोफिशिएंट्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर मेरे पास एक सिस्टम है तो उसमें कुछ नॉमिनेटर होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे, कुछ डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स होंगे। तो ये मेरे पास एक सिस्टम है। अब मैंने इसका अगर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो मैटलैब के अंदर इसकी ट्रांसफॉर्म FREQZ की कमांड है, फ्रीक्स की। FREQZ की कमांड से आप इसका फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आर्गुमेंट इसको पास करेंगे वो नॉमिनेटर के कोफिशिएंट्स, डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स, और ओमेगा। ओमेगा वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर ये आपका सीक्वेंस मैप होगा। नॉर्मली अब DTFT में सबसे पहली चीज ये बताई जाती है कि आप कितने पॉइंट DTFT फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब कि जो आपका DTFT का रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स कितने होंगे। इस केस में मैंने नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स 511 रखे हुए हैं। अगर इस चीज को मैं मैटलैब में देखूं तो ये मेरे पास मैटलैब में आ रहा है। ओके, अगर हम इसको मैटलैब के अंदर देखें तो मैटलैब में सबसे पहले जो हम करते हैं CLC क्लियर स्क्रीन क्लोज ऑल के प्रीवियस सारी विंडोज को क्लोज करने के लिए और क्लियर ऑल के तमाम जो वेरिएबल्स इस वक्त आपके पास करंट वर्क प्लेस में हैं उन सारों की वैल्यूज क्लियर हो जाएं। CLF स्टैंड्स फॉर क्लियर फिगर, कि अगर कोई फिगर्स हैं तो सारी क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी सैंपल्स देखने हैं। फ्रीक्वेंसी सैंपल्स मीन ओमेगा फाइंड आउट करना है। हम बात कर रहे थे 512 पॉइंट्स DTFT की, कि जो हमारे पास DTFT इवेल्युएट होके आएगा उसके अंदर नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स 512 होंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको π/511 किया है। हम यहाँ पे 511 इसलिए कर रहे हैं कि 0 इटसेल्फ इज अ नंबर, तो 0 को भी हमने बीच में इंटरवल में लेना है, तो इसीलिए अगर आप +0 को एक इंटरवल काउंट करें तो यहाँ पे आपके पास 512 बनेंगे, मगर हम इसको इसमें नहीं ले दे इसीलिए हम यहाँ पे 511 रख रहे हैं। तो π/511 ये बताएगा कि आपने कितना नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स निकलेंगे, रिजल्ट में आएंगे। अब 8 यहाँ पे कैसे लिखा है कि मेरे पास जो पूरा इंटरवल है मैं उसमें देखूंगा कि उसमें डिफरेंस कितना है। जिस तरह इस केस में -4π से +4π के बीच में आपके पास 8 का इंटरवल आता है, तो वहां से मैंने यहाँ पे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और -4π to +4π के बीच में मैं इसका रिस्पॉन्स देखूंगा। मेरे पास टोटल पॉइंट्स नंबर ऑफ DTFT के जो वैल्यूज आएंगी वो 512 होंगी और इस इंटरवल को मैंने 8 पॉइंट्स के हिसाब से डिवाइड किया, तो इस तरह से मैंने ये ओमेगा निकाला है। अब नम डिनम बात हो चुकी हुई है कि ये हमारे पास नॉमिनेटर के कोफिशिएंट्स है और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स हैं। FREQZ की कमांड से हम लोगों ने इसका H में इसका DTFT निकाल लिया। अब DTFT हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स है, तो कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स में रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स होते हैं। तो मैं इसको ओमेगा/पाई के ऊपर प्लॉट करूंगा, रियल को और इमेजिनरी रिस्पॉन्स को। तो रियल रिस्पॉन्स, इसका रियल पार्ट देखने के लिए H का जो DTFT है आपके पास रिस्पॉन्स है उसका रियल पार्ट देखने के लिए रियल की कमांड है मैटलैब में REAL रियल, और आप इसको पास करोगे जो आपके पास कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स है। तो रियल ऑफ H आपको दे देगा ओमेगा/पाई के ऊपर इसका रियल रिस्पॉन्स
ठीक है। बाकी टाइटल मैंने दे दिया है कि इसका टाइटल आ जाएगा, इसका एक्स लेवल में ओमेगा है, वाई लेवल में इसका एम्पलीट्यूड है। इसी तरह सब प्लॉट 211 की कमांड हम लोगों ने पहले भी यूज की हुई है। सब प्लॉट 2 यानी दो फिगर्स हैं। फर्स्ट फिगर में ये आ रहा है, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो आपके पास, सॉरी फर्स्ट ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो फिगर आएगी, सॉरी जो मेरे पास फिगर आएगी उसमें दो रोज होंगे और एक कॉलम होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, ये मेरे पास सेकंड, सॉरी ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ये मेरे पास सेकंड रो है, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। इस तरह हम सब प्लॉट ले रहे हैं। ये सब प्लॉट हम लोगों ने पहले भी यूज किया हुआ है। जब ये प्लॉट होगी तो मैं आपको जब इसको रन करके दिखाऊंगा तो आपको ये और चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने के लिए जो कमांड है वो इमेजिनरी ऑफ एच की है, IMAG की कमांड है। इससे आपके पास इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। एब्सोल्यूट रिस्पांस फाइंड आउट करने के लिए ABS की कमांड यूज होती है। ABS स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट रिस्पांस या मैग्नीट्यूड रिस्पांस, एक ही बात है। तो ABS ओमेगा बाय पाई के ऊपर हम प्लॉट करेंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस होगा। और अगर हमने इसका फेज रिस्पांस देखना है तो फेज रिस्पांस फाइंड आउट करने के लिए एंगल की कमांड यूज होती है, एंगल ANGLE एंगल, और आप इसको आर्ग्यूमेंट में H पास करोगे, ठीक है। वही H वो DTFT ही है, ठीक है। तो हम इन सारी चीजों को प्लॉट करके देखते हैं। यहां से मैं इसको रन करता हूं। अब यहाँ पे मेरे पास दो मैंने फिगर्स में रखे थे, ये अब देख रहे हैं जिस तरह सब प्लॉट पे बात हो रही थी 211, तो 211 आपके पास ये वाला पोर्शन है, रियल पार्ट ऑफ H ऑफ EJ ओमेगा। 212 इमेजिनरी पार्ट ऑफ HEJ ओमेगा, यानी कि ये आपके पास फर्स्ट रो आ रही है, ये आपके पास सेकंड रो आ रही है और एक ही कॉलम है। शुरू में कॉलम है फिर रोज है, फर्स्ट रो सेकंड रो। और अगर आप रियल ऑफ जो हम लोगों ने कमांड दी थी, रियल ऑफ H ऑफ EJ ओमेगा, टाइटल ऊपर लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड आ रहा है नीचे ओमेगा बाय पाई के ऊपर हमने इसको प्लॉट किया -4 पाई से +4 पाई। ये हमने ओमेगा का इंटरवल लिया था, -4 पाई से +4 पाई तक का इंटरवल लिया था। और आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि ये 2 पाई के ऊपर रिपीट कर रहा है, ठीक है। -पाई टू +पाई तक जो आपका -1 पाई टू +1 पाई के ऊपर जो रिस्पॉन्स है वही आपका 1 पाई से 3 पाई के बीच में है। तो आपका ये रिस्पॉन्स पीरियोडिक है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरह ये इसका इमेजिनरी पार्ट प्लॉट हुआ है। इसी तरह ये यहाँ पे हम सेकंड फिगर में अगर देखें तो ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस आ रहा है और नीचे उसका फेज रिस्पांस आ रहा है। फेज रिस्पांस के लिए हमारे पास एंगल की कमांड थी, मैग्नीट्यूड रिस्पांस के लिए हमारे पास एब्सोल्यूट की कमांड थी, रियल के लिए हमने REL रियल की कमांड यूज की थी, इमेजिनरी पार्ट के निकालने के लिए हमने इमेजिनरी IMAG की कमांड यूज की थी। और इन सारी चीजों को हम लोगों ने ओमेगा बाय पाई के ऊपर प्लॉट किया था। इसी तरह हम आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। DTFT फाइंड आउट करने के बाद हमने जो नीचे आप लोगों के करने के लिए जो क्वेश्चंस हैं, ऊपर आपने देखनी है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ DTFT बीइंग इवैल्यूएटेड इन प्रोग्राम 4.1। ऊपर का जो प्रोग्राम है जो हम DTFT निकाल रहे हैं उसकी एक्सप्रेशन क्या थी, उस सिस्टम की एक्सप्रेशन क्या थी, ये आपको लैब 3 में बताया हुआ है कि नम और डीनम को आप कैसे लिखते हो, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैटलैब कमांड पॉज। पॉज कमांड किस लिए यूज होती है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम में यूज नहीं की है, मगर आप मैटलैब की हेल्प देख के इसको देख सकते हैं कि पॉज की कमांड किस लिए यूज होती है। हमने ऊपर वाला प्रोग्राम रन किया है, उसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स DTFT के मैग्नीट्यूड और फेज बताया है। अब आप बताएंगे कि DTFT क्या पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ओमेगा है या नहीं, अगर है तो उसका पीरियड क्या है। इसी तरह अगर ऊपर वाले प्रोग्राम को आप मॉडिफाई करें, ओमेगा आपने लेना है 0 टू पाई के बीच में, और ये हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है, इसका आप DTFT कैसे फाइंड आउट करोगे। इसमें नम के कोफिशिएंट्स हैं, डी नम के कोफिशिएंट्स के हैं। अगर मैं इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे नम में मेरे पास 0.7 -0.5 +0.3 और +1 आएगा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 +0.3 -0.5 और +0.7 आएगा। अगर मैं नम डीनम में ये वैल्यूज ऊपर वाले प्रोग्राम में डालूं तो मेरे पास इजीली ये सब कुछ चल जाएगा।
अच्छा, अब एक और चीज है, कैन यू एक्सप्लेन द जंप इन द फेज स्पेक्ट्रम, कैन द जंप बी रिकवर्ड यूजिंग द मैटलैब कमांड अनरैप। अनरैप और रैप्ड रिस्पॉन्स। अब हमारे पास जो स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स, फेज रिस्पॉन्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक रैप्ड रिस्पॉन्स होता है, एक अनरैप्ड रिस्पॉन्स होता है। अगर हमने अनरैप्ड फेज रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपके पास अनरैप की कमांड यूज होती है, ये आप लोगों को खुद करना है प्रोग्राम। इसी तरह एक और फाइनाइट लाइन सीक्वेंस जी ऑफ एन गिवन है, इसका आपने DTFT फाइंड आउट करना है, इसका फेज रिस्पॉन्स और इसका मैग्नीट्यूड और इमेजिनरी और रियल रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। सेकेंड जो हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी है, टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ DTFT। अगर इस चीज को हम मैटलैब में रन करते हैं, मैटलैब के अंदर देखते हैं, ठीक है, CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल वो किया, ओमेगा का हमने इंटरवल ले लिया -π to +π और 256 पॉइंट DTFT निकाला है। ठीक है, हमने एक शिफ्ट सीक्वेंस देख लिया, इसमें 100 दिया हुआ है, जो आपके पास मैनुअल में कोड है, आई थिंक वो 10 का टाइम शिफ्ट है, अमाउंट ऑफ शिफ्ट इन सैंपल्स, तो यहाँ पे भी हम 10 ही देते हैं। ठीक है, ये मैंने अमाउंट ऑफ टाइम शिफ्ट इन सैंपल है, मेरे पास एक डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है, नम के अंदर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, अब मुझे एक H1 मैंने लिया, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया है नम का इस डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस का, और साथ ओमेगा मैंने उसको पास कर दिया। मसलन इस नम और ये H1 जो है ये इसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म है, और अगर मैं एक शिफ्टेड सीक्वेंस का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म देता हूं तो मैंने शुरू में उसके जीरोज ऐड कर दिए हैं जितना मैंने उसको शिफ्ट देना है। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि अगर हमें किसी टाइम सीक्वेंस को टाइम शिफ्ट देना है तो हम शुरू में उसके उतने जीरोज ऐड कर देते हैं जितना हमने शिफ्ट देना होता है। तो जीरोज की कमांड 1 to D उतने जीरोज ऐड करके एक नम के सीक्वेंस में इस को पास कर देगी, FREQZ को पास कर देगी, और ओमेगा वही दिया है। तो इसका मतलब है H2 जो आपके पास आ रहा है वो टाइम शिफ्टेड रिस्पॉन्स का, टाइम शिफ्टेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ रहा है। अब हम प्लॉट कर लेते हैं मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स H1 जो मेरे पास नम का रिस्पॉन्स है, इसी तरह H2 जो मेरे पास H2 जो है वो मेरे पास शिफ्टेड नम का रिस्पॉन्स है, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ रहा है। इसी तरह H1 ओरिजिनल सीक्वेंस का फेज रिस्पॉन्स है, और शिफ्टेड सीक्वेंस का रिस्पॉन्स H2 शिफ्टेड सीक्वेंस का फेज रिस्पॉन्स आ रहा है, हमने प्लॉट किया हुआ है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास प्लॉट 2 2 2 2 आ रहा है, मींस 2 कॉलम्स और 2 रोज होंगी। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, इसी तरह ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। रो भी हमने चेंज कर दिया 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 4। ओके, अब मैंने तीसरी चीज देखनी है एरर। ठीक है, अब फेज हम लोगों ने एरर देखना है, हम लोगों ने XD जो शिफ्टेड सीक्वेंस है, ठीक है, मैंने उसको एक XD 0s 1D और नम में एक सीक्वेंस बना लिया है। ये मेरे पास वही शिफ्टेड सीक्वेंस आ रहा है जिसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया था। अब मैं इस XD का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूं। ठीक है, XD का फोरियर ट्रांसफॉर्म देता हूं और उसको मैं प्लॉट करता हूं। उसका मैंने XD का मैंने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ले लिया, मैंने टाइम रिस्पॉन्स ले लिया। अब जो हमने XD जो हम लोगों ने ऊपर जो मेरे पास नम का रिस्पॉन्स था वो H1 था, हमने XD का रिस्पॉन्स भी देख लिया। अब इस नम के रिस्पॉन्स जो मेरे पास ओरिजिनल नम का रिस्पॉन्स था उसको मैंने -j⍵d के साथ एक्सपोनेंट j⍵d के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब इस मल्टीप्लाई रिस्पॉन्स जो y चेक रिस्पॉन्स है, और इस रिस्पॉन्स को मैं चेक करूंगा कि मेरे पास क्या वही सेम रिस्पॉन्स आ रहा है या डिफरेंस है। तो इस y चेक का मैंने एब्सोल्यूट ऑफ y चेक, क्योंकि मेरे पास जो y चेक में आ रहा है ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का अगेन एब्सोल्यूट रिस्पॉन्स भी होगा और फेज रिस्पॉन्स भी होगा। तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पॉन्स देख लिया, और आखिर में मैंने एरर देख लिया है कि अगर इनमें कोई डिफरेंस होगा तो इनमें ये एरर में कोई ना कोई वैल्यूज आएंगी।
मैंने एब्सोल्यूट ऑफ H2 जो मेरे पास शिफ्टेड सीक्वेंस था उसका रिस्पॉन्स माइनस वाई चेक जो मेरे पास मल्टीप्लाई होके जो H1 के साथ हो रहा था उसका सीक्वेंस, ये दोनों प्लॉट हो जाएंगे। इसको अगर मैं रन करूं तो हाँ जी ये आ रहा। पहले ये फिगर 1 में देख लें, मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ ओरिजिनल सीक्वेंस, मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ टाइम शिफ्टेड सीक्वेंस। मैग्नीट्यूड रिस्पांस में आपको कोई इतना फर्क नजर नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो टाइम में शिफ्टिंग हो रही है वो उसके फेज रिस्पांस में आपको क्लियरली नजर आएगी कि आपके पास जो ओरिजिनल सीक्वेंस का फेज रिस्पांस है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है, जो आपके पास टाइम शिफ्टेड सीक्वेंस का रिस्पांस है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसमें आपको फेज मैग्नीट्यूड रिस्पांस में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होगा। फिगर 2 को देखते हैं जो मैंने अलग से मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ ओरिजिनल सीक्वेंस और मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ सॉरी ये हेडिंग्स गलत है, ये मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ शिफ्टेड सीक्वेंस ही है और ये मैग्नीट्यूड रिस्पांस फेज रिस्पांस ऑफ शिफ्टेड सीक्वेंस है। इसको मैंने अलग से डिस्प्ले करवाया हुआ है। अब फिगर 3 में देखते हैं, हाँ जी, मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ टी ई जे ओमेगा और मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ ओरिजिनल, तो ये सेम ही रहेगा। मींस कि अगर हम टाइम डोमेन में जो शिफ्ट देते हैं, टाइम डोमेन में जो हम शिफ्ट देंगे, ठीक है, और अगर हम उस शिफ्ट को हम ई एक्सपोनेंट माइनस ई जे ओमेगा डी नॉट डी को हम उसके ओरिजिनल डी टी एफ टी से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का रिस्पांस सेम ही होगा। और अगर मैं एरर देख रहा हूं तो एरर मेरे पास 2.5837 एक्सपोनेंट माइनस 14 आ रहा है। एक्सपोनेंट माइनस 14 का मतलब है कि इसके आगे आपको 14 जीरोस ऐड करने हैं, मींस के 0.13 जीरोस और फिर 25, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो ही रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा होगा। जो बीच में माइन्यूट सी वैल्यूज हैं उनके बीच में अगर आपके पास सब्ट्रैक्ट करें तो ये एरर आ रहा है, मगर ये वैल्यू इतनी छोटी है कि इसको आप जीरो ही कंसिडर करते हो। ओके, अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। जो अगली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं वो आ रही है, हाँ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपने ऊपर कम रिजल्ट्स पे कमेंट करना है और पता आपने डिफरेंट वैल्यू टाइम शिफ्ट की डिफरेंट वैल्यू के लिए ऊपर वाले प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि आपके पास क्या रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी आ रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी अगेन CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल ये फिगर है, ओमेगा का हमने इंटरवल निकाल लिया है, वो फ्रीक्वेंसी वेक्टर जिसके ऊपर आप DTFT को इवैल्यूएट कर रहे हो। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट देखना है कि हमने ओमेगा नॉट हम 0.6 पाई का शिफ्ट देंगे फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। मेरे पास अगेन एक फाइनाइट लाइन सीक्वेंस है, मैंने इसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली है, ठीक है जी। मैंने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म DTFT निकाल लिया है। num1 नॉमिनेटर है, डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 है। डिनोमिनेटर अगर मेरे पास गिवन नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, ठीक है। और ओमेगा वो फ्रीक्वेंसी वेक्टर मैंने इसको दे दिया जिसके ऊपर ये DTFT वैल्यूएट होगा। अब मैंने एक और सीक्वेंस जनरेट किया है 0 से L-1 तक का। L इज द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस। इस केस में हमारे पास लेंथ आ जाएगी इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक 9 की लेंथ आएगी। तो मेरे पास एक सीक्वेंस और जनरेट हो रहा है, ठीक है। इस सीक्वेंस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा नॉट जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी शिफ्ट था, ठीक है। ओमेगा नॉट जो हम लोगों ने 0.6 पाई रखा था, n टाइम्स हमने इस नंबर्स को जनरेट किया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ओरिजिनल सीक्वेंस के साथ, फाइनाइट सीक्वेंस के साथ। और अब इस num2 का हम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म देखते हैं। इस num2 का हमने फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म निकाल लिया है जो कि H2 में आया है, ठीक है। num2 मेरे पास फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड सीक्वेंस है, num1 मेरे पास ओरिजिनल सीक्वेंस है और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हमने 0.6 पाई का दिया हुआ है। अब इसका मैंने एब्सोल्यूट रिस्पांस देख लिया, मैग्नीट्यूड रिस्पांस ओमेगा बाय पाई के ऊपर एब्सोल्यूट ऑफ H1 और इसी तरह ओमेगा बाय पाई के ऊपर एब्सोल्यूट ऑफ H2। मैंने दोनों का एक का मैग्नीट्यूड रिस्पांस ओरिजिनल सीक्वेंस का और फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड सीक्वेंस का मैग्नीट्यूड रिस्पांस देख लिया। इसी तरह दोनों का फेज रिस्पांस भी देख लिया कि एंगल ऑफ H1 और एंगल ऑफ H2। अब हम देखते हैं कि
इसको रन करके, ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं कि फेज रिस्पांस दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा ही रिजल्ट आ रहा है, जबकि मैग्नीट्यूड रिस्पांस में आपको क्लियरली शिफ्ट नजर आ रहा है। हमने जो आपके पास जीरो के ऊपर आपके पास पीक आ रही थी, वो पीक आपके पास 0.6 के ऊपर चली गई है। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी को मैटलैब के अंदर इवेल्युएट कर रहे हैं। अगर मैं मैनुअल की तरफ आऊं, ठीक है, run the program and comment on your result. Which parameter controls the amount of frequency shift? Or repeat the question for different values of frequency shift. Modify the program and run for length 4 and 14. लेंथ 4 और 14 के लिए आपने ये दो सीक्वेंस बनाने हैं। इन दोनों सीक्वेंसेस के लिए आपने ऊपर वाला प्रोग्राम रन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी को अगर हम देखें, ओके, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हम दो सीक्वेंसेस को आपस में कन्वॉल्व करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उन दोनों सीक्वेंस को, उन सीक्वेंस के DTFT को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी जो है ये फिल्टरिंग में बहुत ज़्यादा हमारे काम आती है कि जब हम लोगों को दो सीक्वेंसेस को आपस में कन्वॉल्व करना है। कन्वॉल्व एक लेंथी ऑपरेशन है, और जबकि मल्टीप्लिकेशन एक इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन नहीं है एज कम्पेयर टू कन्वोल्यूशन। आप दो सीक्वेंसेस को कन्वॉल्व करोगे, फिर उसका DTFT निकालोगे। अगर आपके पास दोनों सीक्वेंसेस का DTFT फाइंड आउट हुआ है तो आप उन दोनों DTFT सीक्वेंसेस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वही रिजल्ट जनरेट होगा जो टाइम सीक्वेंस में इनकी कन्वोल्यूशन से होगा। इसमें मेरे पास दो सीक्वेंस है X1 और X2। मेरे पास दो सीक्वेंस है, मैंने इनको y में कन्वॉल्व किया है। तो मैटलैब के अंदर कन्वॉल्व करने के लिए जो कमांड यूज होती है वो CONV की यूज होती है। CONV से ये कन्वॉल्व हो के आपके पास X1 और X2 को कन्वॉल्व करके y में रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। H1 अब मेरे पास X1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, H2 जो है वो मेरे पास X2 का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन कर दी है HP, जिसके अंदर इन दोनों फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म का मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया है। मींस कि मैंने इनको आपस में वेक्टर, मैटलैब बेसिकली मैट्रिक्स लैबोरेटरी है, इसके अंदर आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होगी, जबकि इस केस में हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हम लोगों ने डॉट यूज किया है बीच में, H1 डॉट स्टैरिक H2, तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट दे देगा। इसका रिजल्ट HP के अंदर सेव हो जाएगा। मींस कि हमने दोनों फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके HP के अंदर रख दिया है। अब जो हमने ऊपर H3 देखा था, H3 के अंदर मैंने जो ऊपर Y जनरेट किया था जिसमें हमने कन्वॉल्व का रिजल्ट से कन्वोल्यूशन की थी, अब मैं उस कन्वॉल्व सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म ले रहा हूं। ये मेरे पास H3 के अंदर आएगा, ठीक है। FREQZ Y1 और ओमेगा, आपके पास कन्वॉल्व हुए फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म का कन्वॉल्व हुए सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म H3 के अंदर सेव हो रहा है। अब हम इन सारों रिस्पॉन्सेज को प्लॉट करते हैं। पहला मैंने HP जो मेरे पास मल्टीप्लाइड था उसका मैंने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स देखा है, और दूसरा मेरे पास H3 जो मैंने कन्वॉल्व करके फिर जो DTFT निकाला है मैंने उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स देखा है। इसी तरह मैंने इन दोनों का फिर फेज रिस्पॉन्स देख लिया है। इनको, इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं तो मेरे पास ये चीज नजर आ रही है। ये मेरे पास प्रोडक्ट जो हम लोगों ने H1 और H2 को जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म्स अलग अलग फाइंड करके उनको आपस में मल्टीप्लाई किया था, ये उसका रिस्पॉन्स है। ये उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ रहा है और ये उसका फेज रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अब दूसरी तरफ आते हैं कि जब मैंने पहले सिग्नल्स को कन्वॉल्व किया और फिर उसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म निकाला है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है और ये उसका फेज रिस्पॉन्स है। इन दोनों रिस्पॉन्सेज को आप देखें तो बिल्कुल सेम है। जो इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि अगर आप कन्वॉल्व करो
तो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई करो, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। टाइम डोमेन के अंदर कन्वोल्यूशन और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर मल्टीप्लीकेशन, तो रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है। इसमें हमने x1 और x2 को कन्वॉल्व किया है, जबकि इसमें हमने x1 का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म और x2 के फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया है। इसमें कन्वोल्यूशन के बाद हम लोगों ने रिजल्ट देखा था। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ पे कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास आ रही है कन्वोल्यूशन के बाद, इसके क्वेश्चंस हैं, इसको देख लीजिएगा। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी सिग्नल को फ्लिप करते हो, g ऑफ माइनस n जनरेट करते हो, जीरो के ऊपर आप उसको रिवर्स करते हो कि एक सीक्वेंस आपके पास जीरो से ऑनवर्ड जा रहा है और अगर आप उसको फ्लिप करते हो तो आपके पास नेगेटिव से दोबारा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो की तरफ मूव हो रहा होगा। जो सिग्नल आपके पास शुरू में जीरो टू इन्फिनिटी मूव हो रहा है उसको आप रिवर्स करोगे तो आपके पास वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ मूव हो रहा होगा। मैंने उसको मैटलैब में इस चीज को जनरेट करने के लिए हम फ्लिप की कमांड यूज करते हैं। फ्लिप LR फ्लिप लेफ्ट की कमांड है। फ्लिप LR की कमांड हम यूज करेंगे। ओके, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी को हम मैटलैब के अंदर देखते हैं। मेरे पास अगेन CLC क्लोज ऑल क्लियर ऑल वही पुरानी कमांड्स हैं। ओमेगा मैंने एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर जनरेट कर लिया जिसके ऊपर मैं DTFT को इवैल्यूएट करूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक फाइनाइट लाइन सीक्वेंस है, नम इज इक्वल टू 1 2 3 4। मैंने एक फाइनाइट लाइन सीक्वेंस ले लिया है। L में मैंने सीक्वेंस की लेंथ फाइंड आउट कर ली है। L में मेरे पास नम L -1 इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास सीक्वेंस की जो लेंथ होगी वो 0 से जनरेट होती है, तो 0 1 2 3 आपके पास 4 नंबर ही बनते हैं, इसीलिए मैं इसमें जो लेंथ में मेरे पास रिजल्ट आएगा वो 4 आएगा, जबकि मेरे से 0 से 3 तक जनरेट करना है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैंने H1 में इस नम का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया और H2 में मैंने इस नम को फ्लिप करके उसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म कर दिया। फ्लिप LR अगेन माइनस नम ऑफ n जनरेट करेगा। जिस तरह g ऑफ n और ये g ऑफ n है अगर मेरे पास, तो फ्लिप LR नम g ऑफ माइनस n आपके पास सीक्वेंस जनरेट करके दे देगा। H2 में मैंने इस फ्लिप सीक्वेंस का रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर लिया है और H3 में मैंने जो मेरे पास H3 में मैंने H3 के अंदर मैंने जो जो मेरे पास ओमेगा LI है, जो लेंथ आ रही है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, H1 के साथ। अब ओके, इस एक्सपोनेंट ओमेगा LI को मैंने H2 के साथ डॉट प्रोडक्ट इसका लेके मैंने इसको H3 के अंदर सेव कर दिया है। अगर मैं H1 का मैग्नीट्यूड रिस्पांस और H3 का मैग्नीट्यूड रिस्पांस लिखूंगा, इसी तरह मैं इसका H1 का फेज रिस्पांस और H3 का फेज रिस्पांस प्लॉट करूंगा। अगर मैं इसको प्लॉट करके देखूं, रन करके देखूं, तो मेरे पास ये फिगर शो हो रही है। इस फिगर में मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि दोनों सीक्वेंसेस का मैग्नीट्यूड रिस्पांस सेम है, मगर फेज रिस्पांस हमें ये बता रहा है कि ये दोनों सीक्वेंसेस आपस में फ्लिप्ड सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, एक तरफ मेरे पास ओरिजिनल सीक्वेंस का फेज रिस्पांस आ रहा है और एक तरफ मेरे पास टाइम रिवर्स सीक्वेंस का फेज रिस्पांस आ रहा है। तो इस तरह हम लोगों ने मैटलैब के अंदर टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट किया है। अब मैं मैनुअल की तरफ वापस आता हूं, तो मैनुअल में मेरे पास ये आखिरी चीज थी। इसके अलावा अगर हमने देखना है कि हमें एक सीक्वेंस को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाने के बाद दोबारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में टाइम डोमेन में लेके आना है, तो उसके लिए जो आपके पास कमांड यूज होती है वो कमांड आपके पास IFFT की कमांड होती है, इनवर्स फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म के लिए। जो हम मैटलैब में कमांड यूज करते हैं वो हम IFFT की कमांड यूज करते हैं। इस चीज को देखने के लिए हमारे पास CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल ओमेगा मैंने फ्रीक्वेंसी वेक्टर जनरेट कर लिया। मैंने एक फाइनाइट लाइन सीक्वेंस देख लिया 1 2 3 4। मैंने इस फाइनाइट लाइन सीक्वेंस का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म लेके H1 के अंदर स्टोर कर लिया और साथ ही साथ मैंने फिगर के अंदर इस फाइनाइट लाइन सीक्वेंस को प्लॉट कर लिया, स्टेम कर लिया। इसके बाद मैंने जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म लिया H1 का, उसका मैं मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पॉन्स देखता हूँ और दोबारा मैं इस H1 को दोबारा मैं XR सिग्नल में इसका दोबारा
इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेता हूँ। इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेने के लिए मैंने IFFT दिया और IFFT शिफ्ट की कमांड यूज की है। IFFT शिफ्ट और IFFT को हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि अगर मुझे फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म से दोबारा ओरिजिनल टाइम डोमेन में आना हो तो मैं फिर IFFT की कमांड को यूज करता हूँ। उसके बाद मैंने जो रिकवर्ड XR सिग्नल है मैंने उसको प्लॉट कर लिया है। अगर मैं इस चीज को रन करके देखूं तो मेरे पास ये 3 फिगर्स शो हो रही हैं। फिगर 1 में मेरे पास ओरिजिनल सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है। फिगर 2 के अंदर इस सीक्वेंस का मेरे पास मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पॉन्स आ रहा है और फिगर 3 के अंदर मेरे पास दोबारा कन्वर्टेड सिग्नल आ रहा है जो मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन से दोबारा कन्वर्ट किया। तो हम देख सकते हैं कि मेरे पास ओरिजिनल जो सीक्वेंस है वो और जो मेरे पास कन्वर्टेड सीक्वेंस है वो दोनों एक ही सेम ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आज की लैब हमारी ख़त्म होती है। आज की लैब में हमने देखा है कि हम कैसे एक टाइम डोमेन सिस्टम को एक फ्रीक्वेंसी डोमेन सिस्टम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इस फ्रीक्वेंसी डोमेन के सिस्टम के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो सिग्नल हमारे पास हमने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स से देखा है कि आपके पास जो आउटपुट आ रही होती है TTFT की वो आपके पास पीरियोडिक है, कॉन्टीन्यूस है। उसके बाद हमने उसमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी, उसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी है। उसके बाद हम लोगों ने कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी देखी है और आखिर में हम लोगों ने टाइम रिवर्सल सीक्वेंसेस को देखा है। तो यहाँ पे आज की लैब ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट लैब से पहले पहले आप ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके इनकी एम फाइल मुझे ईमेल भी कर दें और साथ ही साथ मुझे एक जो मैनुअल में प्रॉपर तरीके से, जो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया हुआ है कि प्रॉपर तरीके से आपने इस मैनुअल को कैसे बनाना है, वो उस मैनुअल को सॉफ्ट फॉर्म के अंदर बना के ये कोड्स दिए हुए हैं मैनुअल में, इन कोड्स को रन करें और जो नीचे दिए हुए क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके एक वर्ड फाइल में साथ कोड और रिजल्ट्स दोनों अटैच करके मुझे ईमेल कर दीजिएगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।